हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है यूनिट 3 पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं डिजाइन स्टेप ऑफ वन वे स्लैब। कितने स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना है, इसी स्टेप के आधार पर क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना है। वन वे स्लैब से एक न्यूमेरिकल आता है वन वे स्लैब डिजाइन का, तो उसको ध्यान से करना है। तो 10 स्टेप मैं फॉलो करवा रहा हूँ, उसी के आधार पर करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको पता करना है कि हमारी स्लैब वन वे है कि टू वे है। तो वो कैसे पता करते हैं, तो यल वाई यानी कि यल वाई को लॉन्गर स्पान बोला जाता है, और यल एक्स का जो रेशियो होता है अगर वो 2 से कम है तो इसको आप कह दोगे कि ये वन वे स्लैब है। तो जो भी डायमेंशन दिया रहेगा उसमें यल वाई जो लॉन्गर डायमेंशन होगी उसे यल वाई मान लेना, जो शॉर्टर डायमेंशन होगी उसे यल एक्स मान लेना, और डिवाइड करके देख लेना 2 से कम है तो वन वे स्लैब है। और अगर यहीं पे यल वाई और यल एक्स का रेशियो 2 से या 2 या 2 से अधिक है तो उसे बोला जाता है क्या, टू वे स्लैब बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब बोले, वो टू वे की कैटेगरी में चला जाएगा। अभी हम डिजाइन करेंगे वन वे स्लैब। ठीक, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये करना है। स्टेप नंबर दूसरे में क्या करना है, ध्यान से देखते जाओ, इसी तरह सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया चेक करना है। अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया कैलकुलेट ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। आपको डिफ्लेक्शन के आधार पर क्या निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। एज्यूम करना होता है कि हम कितना इफेक्टिव डेप्थ लेके चलें कि हमारा स्लैब डिजाइन में काम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगी, वो बता देगा क्वेश्चन में। तो सिंपली सपोर्टेड जो स्लैब होती है उसका जो स्पान होता है, स्पान वो भी कौन सा स्पान, क्लियर स्पान होता है। ठीक है, क्लियर स्पान को 20 से भाग दे देना और इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर देना। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको क्या मिलेगा, वो डी मिलेगा। अब ये डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। ये डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ निकल गया। मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना लेंगे, मॉडिफिकेशन फैक्टर मैंने बताया था इसकी वैल्यू 1.4 ले लो या 1.5 ले लो, दोनों कंडीशन बताया था कब क्या लेते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आपको ये फॉलो करना है। जब आपको डी मिल जाएगा तो हम कैपिटल डी निकालेंगे। कैपिटल डी कैसे निकालेंगे, इसे बोला जाता है टोटल डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ जो आपने स्मॉल डी निकाला उसमें क्या कर दो, कवर को जोड़ दो, प्लस और क्या जोड़ोगे, हाफ ऑफ दी डाया ऑफ बार का हाफ जोड़ेंगे। जैसे मान लिया आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाला 100, ठीक, और स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो स्लैब में कवर होता है मिनिमम कितना, 15 होता है, तो 15 ये हो गया। प्लस डायमीटर आपने मान लिया कि स्लैब में जो मेन बार होगी उसका डायमीटर हम 10 mm रखेंगे। ठीक है, मानना पड़ेगा। तो 10 mm रखेंगे, हमने बताया था कितने mm से कितने mm के बीच में ले सकते हैं। तो 10 mm आपने मान लिए तो 10/2 कर देना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वैल्यू 120 आ रही है तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल डी की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कैपिटल डी निकाला जाता है। कितने स्टेप हो गए अपने पास, 2 स्टेप हो गए। ध्यान रखना स्टेप वाइज ही कैलकुलेशन करना, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। स्टेप नंबर 2 मैंने बता दिया। ठीक, स्टेप नंबर अब 3 की मैं चर्चा करता हूँ। कौन सा, स्टेप नंबर 3 की चर्चा करते हैं। अब देख लो स्टेप नंबर 3 में आपको करना क्या है। स्टेप नंबर 3 में आपको करना है, क्या करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव स्पान निकालना है आपको। ठीक है, इफेक्टिव स्पान कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि आपको क्लियर स्पान में आपको इफेक्टिव डेप्थ को जोड़ देना है। ठीक, या तो क्लियर स्पान में क्या जोड़ दोगे, व्यर्थ जोड़ दोगे, व्यर्थ ऑफ, उसे क्या बोलते हैं, व्यर्थ ऑफ बीम बोल सकते हैं, या व्यर्थ ऑफ, यहाँ पे आप सपोर्ट ले लो, सपोर्ट। तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वही ले लोगे, क्या, क्लियर स्पान ले लोगे। इफेक्टिव स्पान निकल जाएगा। क्लियर स्पान आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, इफेक्टिव डेप्थ आपने दूसरे स्टेप में निकाल चुका है। उन दोनों को जोड़ जाड़ के, और अगर ये दे रखा है तो इन दोनों में काम कर लेना, नहीं ये दे रखा है तो इसी को ले लेना, केवल इसी से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आपको ये करना है। टोटल 10 स्टेप मैं बताऊंगा। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या करना है, कितने आसान है स्टेप, छोटे छोटे स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में आपको लोड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, लोड कैलकुलेट करना है। लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो किसी भी स्लैब की डिजाइन के लिए 3-4 प्रकार के लोड दिया रहता है। तो पहला तो डेड लोड,
ये डेड लोड क्या है? डेड लोड का मतलब होता है सेल्फ वेट। स्लैब का सेल्फ वेट जो होगा वही डेड लोड है। तो ये कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दो, ये निकाला जाता है, हमें पता है कि हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, तो 1 मीटर हो गया बेर्थ अपना, और कैपिटल डी डेप्थ हो गया, तो ये एरिया पता चल गया। अब एरिया में अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 क्या है? यूनिट वेट है किसका? आरसीसी का। ये लो, ठीक है। जब इसको आप मीटर मीटर ये हो गया 2 मीटर करके, तो किलो न्यूटन मीटर में क्या पता चल जाएगा? डेड लोड पता चल जाएगा। यूनिट पे का भी ध्यान देना, यूनिट भी कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो ये वेट निकालते हैं इस तरह से। कौन सा वेट निकलेगा? डेड लोड निकल जाएगा, सेल्फ वेट। अब हो सकता है फिनिशिंग अगर आपको करवाए क्वेश्चन में, तो फिनिशिंग का लोड दे देगा, फिनिशिंग का लोड क्वेश्चन में दे देगा कि हम 5 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, जो भी है फिनिशिंग लोड दे देगा। अगर नहीं करवा रहा तो नहीं देगा। फिर इसके बाद लाइव लोड। लाइव लोड अगर ना दे क्वेश्चन में, पहली बात तो दे देगा, अगर ना दे तो 3, 5, 4 कुछ ऐसे करके ज्यूम कर लेना। 3 से 5 के बीच में ही रहता है लाइव लोड किलो न्यूटन में, इससे ऊपर नहीं जाता। वो डिपेंड करता है अलग कंडीशन के आधार पर कि मल्टी स्टोरी कितना बना रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी दे देगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। फिनिशिंग लोड दे रहा है तो इन तीनों को सारों को जोड़ के फिर टोटल निकाल लेना, टोटल लोड निकाल लेना। जो भी टोटल लोड निकलेगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल लोड यहाँ से पता चल गया, जिसे आपने कहा W है। फिर स्टेप नंबर 4 निकाल लिया, देखो कितना आसानी से निकाल लिया ना। स्टेप नंबर 5 में चलते हैं। स्टेप नंबर 5 में चलते हैं। 5 में हमें क्या करना है? 5 में हमें बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के लिए हमने बताया था MU कैसे निकालते हैं? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट लेना है आपको, MU लेना है। अब इसके बाद VU लेना है, तो VU क्या? फैक्टर्ड शियर फोर्स लेना है। हमने बताया था ना ये कैसे निकालते हैं? WL²/8 से निकालते हैं। अब इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, लोड में ही निकाल लो, तो ये फैक्टर्ड हो जाएगा। इसी तरह ये WL, अब जरूरी नहीं है कि ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ यही लगेगा, ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए है, हर एक कंडीशन के लिए हमने बता दिया है पीछे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से MU निकाल लेना है, VU निकाल लेना। अब देखो स्टेप नंबर 5 में कर लिया। स्टेप नंबर देखो 6 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 6 में आपको बैलेंस सेक्शन मान के डिजाइन करना है। किसको? स्लैब को। एज्यूम कर लेना है, क्या एज्यूम कर लेना है? कि MU बराबर MU लिमिट, यानी कि बेंडिंग मोमेंट के आधार पर जो आपने MU निकाल लिया उसको MU लिमिट के बराबर मान लेना, तभी तो बैलेंस हो गया। जब MU लिमिट के बराबर मान लोगे तो MU लिमिट के 3 वैल्यू थे अलग अलग ग्रेड के आधार पर। 0.149 FCK BD² था, इसे यूज करते हैं FE 250 के लिए। 0.138, इसको रटना पड़ेगा आपको, बिना इसके काम नहीं होगा। रट लोगे तो आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो स्टेप ये हो गया, ये था FCK BD², ये FE 500 के लिए। तो इसको ध्यान रखना, यही क्वेश्चन इसी से ज़्यादा बनता है, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे देखो MU लिमिट आपने निकाल लिया, इसको बराबर करके MU को, चलो ठीक है, MU लिमिट पर MU। अब यहाँ पे आपको D निकालना है। अब सोच रहे होगे D तो पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ से D आपको पता करना है कैसे निकलेगा। यहाँ से देखो D कैसे निकलेगा, ये जो D निकलेगा ये रिक्वायर्ड D है। ये कौन सा D है? रिक्वायर्ड D है। D बराबर अंडर रूट, इधर पक्षांतर कर दोगे तो अंडर रूट MU लिमिट ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा? डिवाइड बाई ये जो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को मैं Q बोल देता हूँ, ठीक है, QU बोल देता हूँ। और कांस्टेंट के साथ B बच रहा है, ये B। और क्या बच रहा है? FCK बच रहा है क्या? इन दोनों को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को हमने कांस्टेंट ले लिया। तो FCK वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब B की वैल्यू 1000 ले लेना, 1000 mm में डिजाइन करते हैं। बचा Q की वैल्यू ये दोनों दे रखा है। MU लिमिट आप आसानी से निकाल के रख के D रिक्वायर्ड निकाल लेना यहाँ से। तो D रिक्वायर्ड निकाल लोगे तो एक बात समझना यहीं पे ध्यान से, D रिक्वायर्ड आपने निकाला, ठीक है, और D एज्यूम किया है। तो D जो एज्यूम किया था पहले डिफ्लेक्शन के आधार पर, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे? D रिक्वायर्ड से। D रिक्वायर्ड जो आपने निकाला है यहाँ से, इस फार्मूले से, ये कंडीशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। तभी आप कहोगे कि हमने जो डिज़ाइन किया है वो सेफ़ कंडीशन है,
वो सेफ कंडीशन है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो आपने निमंत्रण, वही वाली कहानी समझो, आपने एक ऑर्गेनाइज किया पार्टी जिसमें एज्यूम्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, डी रिक्वायर्ड। अरे यार खाना जितना कार्ड बांटे उतने तो बनवाओगे, पता लगा यार जितने आए हम नहीं उतना बनवाएंगे, ऐसा तो होता नहीं भाई। खाना तो आप बनवा लेते हो कार्ड के आधार पर, लेकिन भले हो सकता है खाना लास्ट में बच जाए, लेकिन वो बचना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है, कोई अलग से नहीं सोचने वाली बात है आपको, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। स्टेप नंबर कौन सा चल रहा था हमारे पास? स्टेप नंबर 6 चल रहा था। देखो स्टेप नंबर 6, अब 7 पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7 पढ़ते हैं। तो 7 में देखो क्या करना है। 7 में आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। अब आपने सेफ कंडीशन ला दिया तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। एरिया ऑफ स्टील को AST से डिनोट करते हैं। तो AST कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला है MU बराबर 0.87 FY AST D 1 माइनस AST इंटू FY अपान FCK B इंटू D। हमने फार्मूला कहीं से लाया नहीं, उसी फार्मूले पे है, पुट कर दिया है इस वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ आपको पता है, MU पता है जो MU लिमिट से निकाले हो, फिर FY पता है, AST नहीं पता, D पता है, FY BD पता है। अब ये D कौन सा लोगे यहाँ पे? D यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है, जो सेफ वैल्यू है, सेफ वैल्यू एज्यूम वाली है तो वो ले लेंगे, रिक्वायर्ड वाली नहीं लेना। रिक्वायर्ड वाली इसलिए नहीं लेना, अगर बैलेंस सेक्शन मान के इसको डिजाइन कर दोगे तो एग्जैक्ट, अगर इससे ज़्यादा लोड आ गया भविष्य में तो फेल कर जाएगा। तो ये जो ज़्यादा है उसको लेके डिजाइन कर लेना, तो क्या है स्ट्रक्चर हमेशा के लिए सेफ रहेगा। ले सकते हैं इसको भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको ले लोगे तो और बेहतर हो जाएगा डिजाइन, ठीक। तो MU से यहाँ से क्या निकाल लोगे आप? AST निकाल लोगे, पक्षांतर करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई KLC से सॉल्व कर लेना, या तो क्वाड्रेटिक का एक फार्मूला है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य रूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम जब हमें AST पता चल जाएगा, मान लेते हैं AST कुछ पता चल गया mm स्क्वायर में, ठीक है। अब क्या करोगे आप? एज्यूम करोगे कि हमें एज्यूम्ड, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड 10 mm डाया ऑफ बार यूज़, हमने 10 mm डाया का यूज कर लिया। अब 10 mm डाया का यूज कर लिया आपने तो कितना एरिया बनेगा? ये जो एरिया आया उससे कम ही एरिया बनेगा, ये एक छड़ का है, 1 बार का, ठीक है। तो यहाँ से 1 बार का 10 mm एज्यूम कर लिए, तो टोटल के लिए कितना बार लगेगा? तो वहाँ से क्या निकाल लो? नंबर ऑफ बार निकाल लो, नंबर ऑफ बार निकालो। नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे? A0 जो आपने एज्यूम किया 1 छड़ का, और डिवाइड बाई टोटल AST इंटू 1000 कर देना। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार पता चल जाएगा आपको, कितने नंबर ऑफ बार छड़ का प्रयोग करेंगे हम इसमें, डिजाइन में, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार इस तरह से आप क्या निकालोगी? ये नंबर ऑफ बार नहीं है, ये स्पेसिंग है यार, ध्यान रखना। ये किसका फार्मूला हो गया? स्पेसिंग का फार्मूला होगी, इससे स्पेसिंग निकाल लोगे और एक एरिया से इसमें भाग दे दोगे तो नंबर ऑफ छड़ निकल जाएगा, कितने नंबर यूज किए। तो नंबर ऑफ बार और स्पेसिंग दोनों निकाल लेना। फिर इस स्पेसिंग को चेक कर लेना जरूर कि मैक्सिमम जो स्पेसिंग है कहीं उससे कम, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं ये आ गया। तो ज़्यादा होगा तो उसको यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील AST निकाल लिया यहाँ से। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहीं पर निकाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जब निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने कंडीशन दो अलग अलग बताया था, तो उसके आधार पर भी निकाला जा। 6 mm से लेकर के 10 mm के बीच की छड़ का प्रयोग कर दो डिस्ट्रीब्यूशन में, मान लो एज्यूम कर लो नंबर ऑफ डाया इतना है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप निकाल सकते हो। तो स्टेप नंबर 7 में इस तरह से स्टील निकाला जाता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर देखो 8 में क्या किया जाता है। अब अपने पास अगला स्टेप है स्टेप नंबर 8वां। स्टेप नंबर 8वां आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? शियर चेक करना है भाई। तो शियर कैसे चेक करेंगे? तो पहले आपको VU निकालना है। VU क्या है? फैक्टर्ड शियर फोर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद VU तो आप ऑलरेडी निकाल लिया है पीछे। फिर इसके बाद निकालना है नॉमिनल, वही पुरानी कहानी, शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी निकालना है। ये कैसे निकालना है? VU BD से डिवाइड करके निकालना है, ठीक है। तो जब टाउ नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है, इसके बाद डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालना है, डिजाइन या परमिसिबल, डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालना है, टाउ से निकालना है। फिर टाउ से टाउ में कंपेयर कर लेना। तो ये हमेशा स्लैब में, ध्यान रखना, स्लैब के केस में हमेशा यही आता है, स्लैब के केस में हमेशा यही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, ये कंडीशन आएगा तो यहाँ पे लिख देना हैंस, क्योंकि मैं इतना डिजाइन किया हूँ तो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के आधार पर। अगर इस तरह कंडीशन ना आए तो समझ लेना आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक। हैंस डिजाइन
आर सेफ, हेंस डिजाइन हमारी कैसी है, सेफ है। किसमें, सीयर में। तो स्टेप नंबर 8 कंप्लीट। स्टेप नंबर देखो 9 में क्या करना है। स्टेप नंबर 9 में आपको चेक करना है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ चेक करना है, एलडी निकालना है। एलडी कैसे निकालते हैं, 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। ये फार्मूले में रख लेना तो एलडी निकल जाएगा। टाउ बी डी की वैल्यू क्या करते हैं, कब बढ़ाते हैं, 60%, जब आपको एच वाई एस डी बार यूज करना हो। यानी कि FE 415 अगर यूज है किसी भी क्वेश्चन में तो टाउ बी डी की वैल्यू 60% बढ़ा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, हमेशा याद रखना। तो इस तरह से एलडी निकाल लेंगे। फिर एलडी का एक और फार्मूला था, एलडी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या था, 1.3 M1 अपॉन V प्लस L0। ये भी तो था, तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। M1 कैसे निकालते थे, M1 निकालते थे MU/2 कर देते थे। ठीक है, L0 कैसे निकालते थे, L0 के लिए हमने बताया था कि 12/5 लिया जाता है, याद करो पीछे ये सब चीज़ें बताया था। तो एलडी ये बड़ा होना चाहिए इस वाले एलडी से। जब ये बड़ा है अगर तो मैक्सिमम वाले से, तो हमारा क्या है, सेफ डिजाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ हैं ऑलरेडी। और ऑलरेडी ये बड़ा ही आता है, ये छोटा ही आता है, बस एक आपको निकालना है, दिखाना है कि हाँ हमने ये कैलकुलेट करके निकाला, दिखाया। ठीक, स्टेप नंबर 9 कंप्लीट। स्टेप नंबर देखो 10 में क्या करना है। स्टेप नंबर 10 में जो भी आपका रेनफोर्समेंट बनेगा, फिगर बनाना है। जैसे ये स्लैब था, ये मान लेता हूँ ये अपने पास LY है, ये है LX है। ठीक, इसको कुछ इस तरह से अगर इधर की साइड देख के कट करोगे, तो इधर की साइड जब देख के कट करोगे तो जानते हो कैसे फिगर बनेगा। इसका फिगर इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका फिगर बनेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट है मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये आपने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया और 50% छड़ को यहाँ से मोड़ दिया, 50% छड़ को यहाँ से क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाल दो, ये लो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दिखा देना, ऊपर भी 1-2 दिखा देना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखते कैसे हैं, लिखते हैं मेन बार एट द रेट जितना स्पेसिंग निकाला सेंटर टू सेंटर। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार एट द रेट सेंटर टू सेंटर, मतलब कितने mm की माना और उसकी स्पेसिंग कितनी है। इसके बाद डी बढ़िया से दिखा देना। एक अच्छा सा फिगर बना दोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने कैलकुलेशन अच्छे से की है। ये यल हो गया इफेक्टिव अपने पास, यहाँ आधा से आधा इस तरह से फिगर बना देना। तो ये स्टेप नंबर 10वां हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे ये दिखा देना, ये क्या है, मेन बार है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस तरह से। ठीक है, तो ये फिगर यही कट करके हमने ये बनाया है। तो स्टेप नंबर 10 कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पहले नोट कर लेता हूँ। ठीक, ये देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। डिजाइन इज सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर रूम, इतना दिया। ये साइज क्लियर वाली दे रखा है, 7.5 मीटर 3.5 मीटर। ठीक, क्लियर साइज दे रखा है। स्लैब कैरिंग एन इम्पोज्ड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इम्पोज्ड लोड आ रहा है स्लैब के ऊपर। इम्पोज्ड का मतलब वही जो लाइव लोड हमने बताया था। ठीक है, तो ये आ रहा है 50। यूज करना है M20 ग्रेड का या फिर 415 स्टील का यूज करना है, इसी को आपको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम जो स्टेप नंबर बताए थे, स्टेप नंबर पहला में आपने LY/LX को क्या करना है, चेक करना है। तो 7.5 मीटर है LY अपने पास और 3.5 मीटर छोटा वाला है क्या है, LX है। डिवाइड करके देख लो, ये 2 से क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, 2 से 2.1 करके आ रहा है। तो ये 1 वे स्लैब है, ये चेक कर लिया। अब 1 वे स्लैब पता चल गया तो हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या बताया था, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। इफेक्टिव आपको डेप्थ निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालना है। अब ये डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो आप क्या कर दो, उसको क्या कर दो, स्पान डिवाइड बाई 20 मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो स्पान कितना दे रखा है, छोटा वाला स्पान हमेशा लिया जाता है, ध्यान रखना। इफेक्टिव डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए हमेशा छोटा स्पान, शार्टर स्पान लिया जाता है। तो शार्टर स्पान दिया है 3500 शार्टर स्पान दिया है। अब 20 मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना दे रखा है, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 एज्यूम कर लो। वहाँ पे जो भी चीज़ें एज्यूम करना क्वेश्चन में लिख देना जरूर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 125 mm आएगा। कितना आएगा, 125 mm। देखो आ गया। अब 125 mm आ गया तो ये डी की वैल्यू है, ये स्मॉल डी की वैल्यू है। अब हमने बताया था कि कैपिटल डी यहीं पे निकाल लेंगे। तो कैपिटल डी कैसे निकालेंगे, 125 में कवर में 20 ले लेता हूँ। ठीक है, तुम 15 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कवर हम 20 ले लेते हैं और डायमीटर ले लेते हैं हाफ, 10/2, यानी 10 लिए। तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 150 mm।
लो। आप 15 कवर ले लो, लेकिन ज़्यादा कवर 25 मत लेना, 30 मत लेना, 15-20 ठीक है हद तक, ठीक। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट आपका, कैपिटल डी निकल गया, स्मॉल डी 125 निकल गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन के आधार पर। स्टेप नंबर आपको 3 करना है। 3 में क्या करना है, यल इफेक्टिव निकालना है। तो यल इफेक्टिव निकालने के लिए देखो 3.50 छोटा स्पान, शार्टर स्पान हमेशा कैलकुलेशन शार्टर स्पान के आधार पर ही किया जाता है, ठीक। तो 3.50 में क्या कर दें, इसको जोड़ दें। तो ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो 0.125, जब इसको आप जोड़ोगे तो 3.625 मीटर आ गया। 3.5 में हम और एक चीज़ ले लेते हैं, 0.20। अब ये 0.20 क्या है यार, 0.20 स्लैब में सपोर्ट बेर्थ है, डब्ल्यू की वैल्यू। ये सपोर्ट बेर्थ तो क्वेश्चन में दिया नहीं, तो सपोर्ट बेर्थ हमेशा लिया जाता है, ज्यूम किया जाता है कवर के बराबर, ठीक। तो इसको आप जब जोड़ोगे तो ये आएगा 3.70 मीटर। इन दोनों में कम कौन है, ये वाला ना कम है, तो इसी को ले लेंगे, क्या यल इफेक्टिव ले लेंगे। तो यल इफेक्टिव हमेशा कैलकुलेशन के लिए आपने निकाल लिया 3.625 मीटर, निकाल लिया, यल इफेक्टिव पता चल गया। आगे करें स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या बताया था, लोड निकालना है आपको। तो सेल्फ पहले वेट निकाल लेते हैं, सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के लिए हमने बताया था D इंटू बी ले लेना और इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो D आपने क्या निकाला, 0.150 मीटर में लेना, ये मिलीमीटर था, मीटर में लेना, और इसको मीटर में ले लो। ये 25 क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर है, इसीलिए सबको मीटर में ले लो। तो इनको जब जोड़ोगे तो 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गया क्या, सेल्फ वेट आ गया। अब लाइव लोड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देख लो चाहे, क्वेश्चन में ये दे रखा है लाइव लोड, ठीक है। तो लाइव लोड बहुत ज़्यादा है, ये 5 है, करेक्ट कर लेना, ये 5.0 है, 5.0 है। मैंने पीछे ही बताया था कि 5 से ज़्यादा नहीं आता लगभग। तो 5.0 लाइव लोड, तो उसको भी जोड़ लेना, 5.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी लाइव लोड को भी जोड़ लेना, ठीक। इसी तरह से ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सब सारे लोड को जोड़ लोगे। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, क्या यूनिट गलत दे रखी, जो यूनिट होती है वो मीटर में होनी चाहिए हमेशा, ये मीटर में होना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों को जो जोड़ोगे तो टोटल, जो जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा अपने पास, दोनों को जोड़ लो, 8 5 3 8, ये हो गया ना। तो 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गया टोटल लोड। ये किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की। अब हमें निकाल लेना है फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड निकाल लेना है। तो फैक्टर्ड लोड कितना आएगा, फैक्टर्ड लोड आएगा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8.75, तो ये आ जाएगा 13.125 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। स्टेप नंबर 5 देखो, 5 में हमने क्या बताया था कि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स निकालना है। तो एम यू निकालो, एम यू सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो डब्ल्यू यू यल स्क्वायर बटे 8 रख दो फार्मूला यार। डब्ल्यू की वैल्यू ये निकाल लिया 13.125, और यल इफेक्टिव निकाल लिया है आपने, क्या 3.625 पीछे निकाला है, डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा 21.60 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। लोड निकल गया, किलो न्यूटन मीटर एम यू। अब वी यू निकालना है। वी यू निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था, डब्ल्यू इंटू यल क्लियर लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, डब्ल्यू यल क्लियर। तो डब्ल्यू की वैल्यू 13.125, यल क्लियर 3.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 22.97 किलो न्यूटन, क्योंकि वी यू है, शियर फोर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वी यू। अब स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। स्टेप नंबर 6 में क्या आपको निकालना है, एम यू बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। बैलेंस सेक्शन मान लो, तो एम यू इसके बराबर रख दो। तो जब बैलेंस सेक्शन मान लोगे, यहाँ से रख दोगे, तो डी रिक्वायर्ड का यहाँ से क्या आ जाएगा, एम यू की वैल्यू रख दो। एम यू की वैल्यू क्या था, किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको न्यूटन एमएम में हमने रख दिया, ठीक है। 20 एफ सी के की वैल्यू हमने रखा है, बी की वैल्यू अब सब एमएम में रखें, तो इसको भी एमएम में रख दें, 1000 एमएम। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 88.55 एमएम। अब देखो डी रिक्वायर्ड आपने निकाला, डी रिक्वायर्ड 88 निकाला,
लेकिन आपने डी कैलकुलेट कितना किया था, 125 किया था। इसका मतलब आप सेफ हो कि नहीं हो। आपने कार्ड बांटा 125, लेकिन निमंत्रण खाने वाले कितने आए, 88 आए। इसका मतलब है आपका खाना एकदम किसी को कम नहीं पड़ा, ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आप सेफ हो कि नहीं हो, बिल्कुल सेफ है। हम हमारी यहाँ पे लिख देना यहाँ पे कि 125 शुड बी ग्रेटर देन 88.55, 88.55 ये लिख दोगे तो हमारी सेफ कंडीशन मानी जाएगी। ठीक, स्टेप नंबर आपको 7 में देखो क्या करना है। 7 में हमने बताया था एरिया ऑफ स्टील निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ना समझ में आए तो कमेंट करना यार, अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना यार अपने फ्रेंडों के पास। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, क्या मतलब, क्या सोच है क्या इतनी, मतलब वीडियो देख लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार। सब्सक्राइब कर दो, उसका पैसा थोड़ी ना लग रहा है, ये आपसे चार्ज लिया जा रहा है कि नहीं भैया पे करो इतना तब हम वीडियो देंगे, ऐसा तो है नहीं। मैं फ्री ऑफ कास्ट मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो उसका यार कुछ तो कम से कम देना चाहिए रिजल्ट। एरिया ऑफ स्टील देखो कैसे निकालेंगे, AST के लिए हमने बताया था आपको कि MU फार्मूला लगा दो, MU बराबर 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY अपान FC के BD। इस फार्मूले में सारा डाटा रख डालो, MU की वैल्यू रख दो, FY दे रखा है 415, AST आपको निकालना ही है। D की वैल्यू हमने बताया था ना 125 के लिए कैलकुलेशन करो, 1 माइनस AST आपको निकालना ही है। FY 415 दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा D की वैल्यू 125। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से AST निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन बनेगा तो 524.25 mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चल गया, AST पता चल गया। तो देखो यहाँ पे AST आपने निकाल लिया, कितना निकाला, AST हमने निकाला 524.25 mm स्क्वायर। ठीक, हमने AST यहाँ से निकाल लिया। अब हम जब AST निकाल लिए यहाँ से भाई, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे निकालते हैं, 0.12% और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो 0.12% को हटाओगे तो नीचे 100 लाओगे। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, B की वैल्यू आप कह रहे हो 1000 लेंगे और कैपिटल D की वैल्यू 150 आपने निकाला ही है। तो इस तरह से निकाल लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ जाएगी इतना। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ये आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए आप क्या करो, नंबर ऑफ बार यूज कर लो। हम यूज करेंगे 6 mm का बार का यूज करेंगे, 6 mm का बार का यूज करेंगे। ठीक है, तो 6 mm का बार का आप यूज करोगे, आपने कह दिया तो स्पेसिंग क्या रखोगे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग निकाल लो। तो 6 mm 5 का यूज करोगे तो यस की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से यस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5/4 6 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई टोटल 180, इसके लिए 180 जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाला है। ठीक है, ASD में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्टील इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ से आ रहा है आंसर 157.2 mm। तो 157 आ रहा है तो 150 ले लो स्पेसिंग, 150 mm। यहाँ पे देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6 mm 5 एट द रेट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 mm, इस तरह से लिखा जाता है। ये किसके लिए था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा यार पढ़ने में। ठीक, अब देखो मेन बार, तो मेन बार जो है, मेन बार को हम 10 mm माना है, स्टार्टिंग में मान लिया था ना 10 mm। तो 10 mm के लिए A0 पहले निकाल लो, तो 5/4 10 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 78.5। ठीक, तो इसके लिए स्पेसिंग निकाल लो। जब इसके लिए मेन बार के लिए स्पेसिंग निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A0 अपान AST इंटू 1000। जब यहाँ पे रख दो 78 और यहाँ पे AST रख दो। AST कितना निकाले थे, AST निकाले थे 524, ये देखो अभी निकाला था आपने 524। इसको सॉल्व कर लो यार, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू रख के तो ये आ जाएगा 150, ये भी आ रहा है 150, ये भी आ रहा है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि 10 mm 5 एट द रेट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 mm। ठीक है, निकल गया ना, मेन बार का भी स्पेसिंग निकल गया और छड़ निकल गया, डिस्ट्रीब्यूशन का भी निकल गया। तो स्टेप नंबर 8 में क्या करना, सीयर चेक करना है। सीयर के लिए VU हमने बताया था 22,970, आपने ही पीछे निकाला था VU की वैल्यू स्टार्टिंग में। ठीक है,
तो टाउ यू यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या, वी यू बटे बी डी कर दो, तो वी यू बटे बी डी कर दो, यहाँ से टाउ निकल जाएगा, टाउ यू निकल जाएगा, बी की वैल्यू 1000, डी की वैल्यू 125, तो यहाँ से 0.184 कैलकुलेट कर लेना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से पी टी निकाल लो। पी टी कैसे निकालते हैं, एस टी अपॉन बी डी इंटू 100। पी टी क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें टाउसी चाहिए, तो जब टाउसी चाहिए पी टी निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.12%। पी टी के आधार पर टाउसी निकालो। पीछे हमने ये चीज़ बताया था कि कैसे टाउसी निकाला जाता है, ये स्टेप तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कंपेयर कर लो यार, टाउ यू और टाउसी को कंपेयर कर लो। देखो टाउसी बड़ा आ रहा है, टाउसी की वैल्यू बड़ी है टाउ यू से, तो इसका मतलब है क्या है, आप सेफ हो। हेंस आप क्या हो, सेफ हो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। सेफ हो कि नहीं हो, तो जैसे सेफ हो तो आप स्टेप नंबर 9 पे चले आना। स्टेप नंबर 9 पे चले आना। 9 में हमने क्या बताया था, एल डी निकालना, 0.87 एफ वाई इंटू 5.4 टाउ बी डी। अब एल डी में हमने बताया था कि 0.87 एफ वाई 415 दे रखा है, डाया आपने 10 माना है, 4। अब टाउ बी डी की वैल्यू जो निकल के आती है 1.2 निकल के आती है, लेकिन 60% वैल्यू बढ़ाएंगे तो 60% कितना हो जाएगा, 1.60। इसको निकाल लो, 470 आ रहा है। फिर हमने बताया था एल डी मैक्स निकाल लेना, जो आता है 1.3 M1 अपॉन बी। ये सिंबल मैं गलत बना रहा हूँ क्या शायद, हाँ देख लेना यार एक बार। एल डी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1.3 M1 प्लस एल नॉट, लेस देन आर इक्वल टू, तो आपको इक्वल टू लेके चलना है क्योंकि हमें एल डी चाहिए। ठीक है, उसी के आधार पर हमें निकालना है, सारे कैलकुलेशन करना है। तो एल डी हमें चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लें, तो यहाँ पे रख देते हैं एल डी बराबर, तो 1.3 M1 की वैल्यू 21.60 गुणे 10 की घात 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये है M1। हाँ, और बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू क्या था, 22,970 था, प्लस एल नॉट की वैल्यू 12 इंटू 10। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 731 आएगा mm। ठीक, 731 mm आ गया। ठीक है, 731 mm आ गया, और इसको निकाला है 410 mm, यानी कि ये एल डी छोटा है इस एल डी से, तो इसका मतलब आप क्या हो, एल डी मैक्स शुड बी ग्रेटर देन एल डी, ये एज्यूम, या एल डी परमिसिबल, तो हेंस सेफ हो। सेफ आप क्या हो, सेफ हो। जैसे सेफ हो तो स्टेप नंबर 10 पे चले जाना। स्टेप नंबर 10 में हमने बताया था क्या बनाना है आपको, फिगर, एक सुंदर सा फिगर बनाना है। ये लो सुंदर सा आप एक फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना देना, बढ़िया अच्छे से दिखा देना। यहाँ पे दिखा देना कि ये था 3.50 और हमने कैलकुलेट करके इसको निकाला 3.625, ये निकाल लिया। हमने मेन बार प्रोवाइड किया, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड किया, ये हमने छड़ को मोड़ा भी इस तरह से। ठीक है, सब चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। ये आपको दिया था 125 स्मॉल डी, टोटल डी 150। अब यहाँ पे लिख देना कि 6 mm 5 एट दी रेट 150 सेंटर टू सेंटर। ये किसके लिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मेन बार का भी लिख देना यार। मेन बार में क्या है, 10 mm का यूज किए थे, 5 एट दी रेट स्पेसिंग, इसका भी 150 ही mm तो आया था सेंटर टू सेंटर। ये सब चीज़ें लिख दोगे, फिगर बना दोगे। यहाँ पे लिख देना कि क्रॉस सेक्शन ऑफ दी स्लैब, वन वे स्लैब, तो आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर पूरा मिलेगा यार, कोई कटिंग नहीं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आया होगा। ये देखो क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। इसी तरह से वन वे के क्वेश्चन कर लेना सारे। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक कैंटिलीवर का अगर टाइम रहेगा तो करवा दूंगा, नहीं तो 2 वे स्लैब डिस्कस करूँगा। ठीक, तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दिया करो, कंजूसी बहुत करते हो तुम लोग। देख लेते हो अपना काम, भनता बाद में जानता, यही हाल है। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।